अब हम पढ़ेंगे छठे प्रकार की संख्या। छठे प्रकार की संख्या हमारी अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या या फिर असंयुक्त संख्या। इसी तरह इनके भी क्या ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनकी परिभाषा, इनकी पहचान एक ही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो तो उसे अभाज्य या रूढ़ या असंयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 से लेकर अनंत तक। अब ये संख्या है, ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है या असंयुक्त संख्या है। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो देखो 2 में देखो 1 का भाग चला जाता है और स्वयं यानी वही संख्या खुद होनी चाहिए, तो 2 का भाग चला जाएगा। अब इन दोनों के अलावा क्या कोई ऐसी तीसरी संख्या है जिसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा? तो यानी कोई तीसरी संख्या नहीं है, तो क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह 3 लेंगे तो 3 में केवल 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, स्वयं यानी 3 का भाग जाएगा। अब इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 को पूरा पूरा विभाजित कर सके, तो ये भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 में भी केवल 1 का और 5 का भाग जाएगा, तो इनके अलावा और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जा सकता, तो ये भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह क्या है? 11 में भी केवल 1 का भाग जाएगा और स्वयं यानी 11 का भाग जाएगा, इनके अलावा और किसी का भाग नहीं जा सकता है। इसलिए ये सब क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है या फिर असंयुक्त संख्या है। ठीक है, देखो हमने क्या है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें भी क्या है? एक अपवाद है जो हमें हमेशा याद रखना है। अपवाद क्या है? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। यही एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो ये हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7वें प्रकार की संख्या। 7वें प्रकार की संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या जिनका मासा यानी HCF 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हमेशा सह अभाज्य संख्या है, यानी जोड़े में चलती है, हमेशा जोड़ा रहता है इसका। जैसे 2 और 3 ये क्या है? एक जोड़ा बन गया। अगर इनका मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह 5 और 11, 5 और 11 का मासा कितना आएगा? 1 आएगा, तो 5 और 11 क्या है? हमारी सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह 4 और 13, 4 और 13 का जो पेयर है, युग्म है, जोड़ा है, ये भी क्या हमारी सह अभाज्य संख्या है। क्यों? 4 और 13 का मासा 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हमारी, ये भी अनंत होती हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या भी हमारी अनंत होती है। ठीक है, तो ये 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्या का सबसे छोटा पेयर है, सबसे छोटा जोड़ा है। ठीक है, युग्म है। अब हम पढ़ेंगे 8वें प्रकार की संख्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या है? धन चिन्ह वाली संख्याएं भी आती हैं और ऋण चिन्ह वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? हमारा पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो इनमें देखो 2 ही तरह की संख्या है, ऋणात्मक है और धनात्मक है। ठीक है, तो अगर हम पूर्णांक देखें तो सबसे छोटा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस में देखो कहाँ से निकालेंगे? सबसे छोटी, ये भी अनंत होती हैं, और बड़ी भी निकालें तो बड़ी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पूर्णांक में ना तो हम सबसे छोटी ज्ञात कर सकते हैं और ना ही हम सबसे बड़ी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। देखो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक।
है। तो धन चिन्ह वाली क्या है ये सब, ये हो जाएंगे हमारी धनात्मक पूर्णांक, और अगर ये लिखेंगे तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला देंगे तो पूर्णांक बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे 9वें प्रकार की संख्या। 9वें प्रकार की संख्या हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन होती है ये जोड़ा, ये भी जुड़वा ही होती है, ठीक है। इसलिए ना जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या ही रहनी दोनों, लेकिन कैसी हैं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2। तो ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनके बीच का अंतर हमेशा 2 होना चाहिए। 3 और 5, देखो है 5 और 3 का अंतर कितना आ रहा है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है। 3 5 लिख दो या 5 3 लिख दो, तो भी क्या है, ये जुड़वा ही रहेगी, ठीक है। तो 5 - 3 कितना आ रहा है, अंतर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या है, जुड़वा वाली संख्या है। 5 और 7 लेते हैं, तो 7 - 5 कितना आ रहा है, 2 आएगा, ये भी हमारी जुड़वा वाली संख्या है, ठीक है। 11 और 13, 11 और 13 में देखो, तो 13 - 11 2 आ रहा है, ये भी 13 भी वाली संख्या है, 11 भी वाली संख्या है, ठीक है। अगर हम इनके अलावा कोई दूसरी 2 वाली संख्या लेके देखते हैं, देखो जैसे अगर हमने ले लिया 3 और 7 ले लिया, 3, 7, अब ये चेक करते हैं कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर इनके बीच का अंतर 2 होता तो ये भी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। 10वें प्रकार की संख्या हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें किंतु q = 0 नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। अर्थात p/q का मतलब है भिन्न के रूप में, ठीक है। तो वे संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर q यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/2, 1/2 क्या हमारे भिन्न के रूप में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। 5/4 ये भी भिन्न के रूप में है, 7/9 ये भी भिन्न के रूप में है। अब लिखा है √4, √4 का मतलब क्या होगा, √4 का मतलब है 2 निकल के आ गया, तो है 2 आ गया, तो 2 के बट्टे 1 लिख सकते हैं, तो यानी इसे भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह हमारा आ गया है √9, √9 का मतलब है 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 1, ये भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, ये भी एक तरह से भिन्न जो है जिसका अर्थ क्या है, हमेशा है 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद है अगली संख्या हमारी अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या तो जानते हैं ना, तो अब उनका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल का मतलब क्या है, अंडर लगा दो, वर्गमूल आ गया, ठीक है। तो √2, √3, √5, √7, √11, तो अंडर के अंदर क्या लिखा है हमारा, 2 3 5 7 11, ये भी क्या हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ही तो निकाल रहे हैं एक तरह से, तो ये क्या है, कभी क्या है पूरा निकल के नहीं आएगा, दशमलव संख्या में निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या है, इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो कुछ क्या है, इनमें भी अपवाद है, जैसे पाई, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो पाई क्या हमारा, पाई को तो भिन्न के रूप में नहीं लिखते, लेकिन तो पाई हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7, 22/7 क्या हमारा परिमेय संख्या है, ये हमें हमेशा
याद रखना, ये एक तरह से क्या है, अपवाद है, ठीक है। एक होता है हमारा जीरो, जीरो जीरो परमेय संख्या मान है कि अपरमेय संख्या मान है? तो जीरो है, जीरो के नीचे क्या कर सकते हैं हम, हर के ऊपर एक मान सकते हैं। जीरो को जीरो होते एक भी तो लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, भिन्न बन गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या कह सकते हैं। ये हमारा परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद से हैं, इन्हें हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखो हमने पहले पार्ट में, संख्या पद्धति के पहले पार्ट में हमने संख्या के बारे में सीखा, संख्याओं की परिभाषाओं को हमने सीखा, उनको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद करना है, समझना है, जिस तरीके से मैंने समझाया है उसको ध्यान से देखना है तुम्हें, ठीक है, तब हमें क्या ये याद हो पाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेरणा कोचिंग सेंटर प्रसाद फैजाबाद के नाम से जो चैनल है उसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, ठीक है। संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट अगले दिन आएगा, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर प्रसाद फैजाबाद। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से संबंधित पहले तो हम संख्या के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं उनके बारे में, उसके बाद हम सवालों पर आते हैं, ठीक है। संख्याओं के प्रकार। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों एक ही होते हैं, केवल इनके नाम अलग है। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती है। ये संख्याएं अनंत होती हैं, इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो सबसे छोटी प्राप्त संख्या देखो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 1। 1 से छोटी कोई प्राप्त संख्या नहीं होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो एक ही होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक न एक संख्या अवश्य होगी, इसलिए सबसे बड़ी तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन सबसे छोटी ज्ञात कर सकते हैं, एक हो गया। तो हमने एक संख्या के बारे में जान लिया, अब जानेंगे हम दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या में, तो गिनती की संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 अनंत। तो इन्हीं में जीरो को भी शामिल करना है, तो जीरो को भी शामिल करना। अब ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या बन गई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या देखो जीरो हो गया, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। क्या? उसके तुरंत बाद कोई ना कोई संख्या अवश्य जरूर होगी, अवश्य होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी। दो प्रकार की संख्या के बारे में जान लीजिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार की संख्या। तीसरे प्रकार की संख्या है हमारी सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 का अंक है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी और सम संख्या होगी। तो सम संख्या उदाहरण के तौर पर लिखेंगे जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 अनंत। तो सम संख्या में देखो 0 भी आता है, 2 भी आता है। जब इसमें 0 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। 2 में भाग देंगे 2 का तो 1 बार आएगा। यहाँ भी देखो शेषफल 0 आ जाएगा।
तो 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, यानी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसलिए ये सब क्या है, हमारी सम संख्या है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे चौथे प्रकार की संख्या। चौथे प्रकार की संख्या होगी हमारी विषम संख्या। अब हम पढ़ेंगे चौथे प्रकार की संख्या। चौथे प्रकार की संख्या हमारी विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक। तो देखो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये तो वैसे भी 1 से छोटी है, वो 2 से छोटी है, तो ये विषम संख्या है। 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 शेष बचेगा। 7 में भी 1 शेष बचेगा, 9 में भी, 11 में भी, 13 में भी 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये विषम संख्याओं का समूह है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है हमारी, 1। या फिर ये भी कह सकते हैं एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1। ठीक है, और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 5वें प्रकार की संख्या हमारी भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। ये तीनों क्या है, एक ही प्रकार की संख्या है लेकिन इनके नाम अलग हैं। इनके नाम केवल अलग हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो इनके केवल क्या है, नाम अलग है और परिभाषा एक ही है। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4, अब 4 है ये है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 से लेकर क्या है, अनंत तक होती हैं। तो भाज्य संख्या भी हमारी अनंत तक होती है। ठीक है, लेकिन अब ये पहचानेंगे कैसे, एक और स्वयं का मतलब क्या है। एक और स्वयं का अर्थ है, जैसे 4 है तो 4 में क्या हमारा 1 का भाग पूरा पूरा लग जाता है, 4 का भी भाग लग जाएगा इसमें। अगर 4 में 1 का भाग देंगे तो शेष हमें 0 हो जाएगा, 1 का ही भाग चला जाएगा इसमें, 4 का ही भाग चला जाएगा इसमें। अब इन दोनों के अलावा किसी भी संख्या से जा सकता है। तो देखो अगर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 1 कट जाएगी, 2 का ही भाग 4 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 4 हमारी क्या है, 4 हमारी भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 लेंगे, 6 देखो 6 किस किस से कटेगा, 1 से कटना चाहिए और स्वयं से तो कटना ही चाहिए, इन दोनों से तो कट ही जाएगा। लेकिन अब क्या इन दोनों के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट सकता है, तो देखो कट सकता है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 6 भी क्या हमारी, ये भी हमारी भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है और संयुक्त संख्या है। इसी तरह देखो 8 है, 8 भी कट जाएगा तुम्हारा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कट जाएगा। 9 देखो तो 9 भी क्या हमारा, 9 भी कट जाता है, 1 से कट गया और ये 9 से कट गया। अब इसके अलावा 3 से और कट जाएगा। तो देखो ये भी क्या हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है, इस तरीके से हम इनको निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5वें प्रकार की संख्या। 5वें प्रकार की संख्या हमारी अभाज्य संख्या।